ओके, आज की मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा एक मिड में था लास्ट क्लास में, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ फ्रॉम पेज नंबर 54, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करना है हमें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लास्ट क्लास में ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था, कोई बता सकता है? डेफिनेशन क्या कहती है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? Classifying and grouping the activities so that the work can be done in an easy manner and the effective utilization of resources can be achieved, right? Okay, so importance के ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे आपने डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन में खुद में कुछ इंपॉर्टेंस आ रही है कि आप वर्क को क्लासिफाई कर देते हो, ड्यूटीज डेलीगेट हो जाती है, वन पर्सन वन कमांड, मतलब वन पर्सन कमांड, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड का फॉर्मूला सेट हो जाता है, इफेक्टिव मैनर में काम होता है, एफिशिएंसी के साथ होता है, एंड full utilization of resources और maximum utilization of resources can be achieved easily. So सबसे पहला facilitates administration, आपका काम करने का जो सुपरविजन है वो थोड़ा इजी हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सुपरविजन इजी होता है। नंबर 2, फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। सर, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज्ड वे से काम होता है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ फ्यूचर में ज्यादा होगी। एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आप जो अभी काम कर रहे हो उस चीज से आप डाइवर्ट होके कुछ और काम करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी ने स्टार्ट किया, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं टाटा कंपनी की पहले टाटा मोटर्स थी। टाटा मोटर्स ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करती थी, तो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे थे उनके प्रॉपर, फंडिंग आती जा रही थी, तो उन्होंने अपना टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी स्टार्ट की बाद में, ठीक है। फिर इन्होंने टाटा टेलीकॉम भी स्टार्ट किया इन्होंने, फिर इन्होंने एनडीपीएल भी स्टार्ट किया। हमारे यहाँ जो एग्जाम्पल है मैडम, एग्जाम्पल कि अगर उन्होंने मोटर से स्टार्ट किया तो जैसे से उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ तो उन्होंने फिर टीसीएस स्टार्ट किया, टीसीएस के बाद में उन्होंने अपना टेलीकॉम एक्सेट्रा एक्सेट्रा और एक्विजिशंस किए, जगुआर लेके आए एंड काफी सारी कंपनीज को और लेके आए। इज इट क्लियर? फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन इजी हो गया। देन ग्रोथ हुई, ग्रोथ डेफिनेटली पॉसिबल है, एंड ऑफ कोर्स आप धीरे धीरे डाइवर्सिफाई भी करते हो ऑर्गेनाइजेशन है तो। परमिट्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनका बेस्ट इफेक्टिव यूज होता है। स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, इट बूस्ट अप द क्रिएटिविटी ऑफ द पीपल। जैसे अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है तो आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, मेस्ड अप में ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती, बिकॉज इन ऑर्गेनाइज्ड वे आपको आपकी ड्यूटीज असाइन है, आपको आपकी पावर असाइंड है। क्योंकि आपको आपकी ड्यूटीज असाइंड है तो आप उसको बेस्ट वे से करने का ट्राई करोगे, एंड दैट इज अ क्रिएटिविटी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्रिएटिविटी कैसे होगी? क्योंकि उनका बेसिक काम ऑर्गेनाइज वे से होता जा रहा है, तो डेफिनेटली दे विल मूव टू क्रिएट समथिंग न्यू, वो कुछ नया करना चाहेंगे, दैट इज अ क्रिएटिविटी। एनकरेज सिनर्जी इफेक्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइज वे से काम हो रहा है तो सब मिलके करेंगे, मिलके करने को बोला जाता है सिनर्जी। व्हेन टीम वर्क इज देयर दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जी। सिनर्जी होती है, सिनर्जी वर्क से जो होता है उसमें सर्टेनली हमारे पास ग्रोथ ज्यादा रहती है। एनकरेज सिनर्जी इफेक्ट एंड देन ट्रांसफर एंड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंस यू आर ऑर्गेनाइज्ड, यू आर गेटिंग इनटू डाइवर्सिफिकेशन, जैसे आप डाइवर्ट होना है, आपको नया काम करना है, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, दैट इज क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। आपको नई या तो टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी या फिर नई टेक्नोलॉजी आप लेते आते रहते हो और नया काम करते हो। एप्पल कंपनी, ठीक है, एप्पल कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, उनकी यूएसपी है ही न्यू टेक्नोलॉजी। जब वो न्यू टेक्नोलॉजी लाते हैं तो उनकी सेल होती है, अदरवाइज उनकी सेल नहीं होती, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो पूछो। सिनर्जी इज बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क। अगर ऑर्गेनाइज्ड है कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, इफ इट्स ऑर्गेनाइज्ड। इफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर लेस देन देयर इज अ सिनर्जी ऑफ वर्क, मतलब सब लोग मिलके साथ में काम करेंगे। अगर सब मिलके साथ में एक गोल के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका गोल जल्दी और इफेक्टिव वे में अचीव होता है, दैट इज सिनर्जी इफेक्ट, ठीक है।
when the efficient team member is able to pursue the motivational all other average team members to work more efficiently, resulting in greater performance of the group than what was before motivation of all employees, the effect is known as synergy effect. जब एक आदमी काम कर रहा होता है और बाकी नहीं, अगर एक टीम वर्क में काम होता है तो डेफिनेटली वो बाकी सबको भी इस चीज के लिए प्रभावित करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं. जब सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, दैट इज अ मोटिवेशन फॉर एवरीवन एंड इट विल डेफिनेटली क्रिएट बेटर रिसोर्सेज, बेटर रिजल्ट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. और दूसरी बात, टाटा कंपनी डिड नॉट स्टार्टेड विद टाटा स्टील, दे स्टार्टेड विद टेक्सटाइल बिजनेस. टाटा ने टाटा स्टील से स्टार्ट नहीं किया, दे स्टार्टेड विद टेक्सटाइल बिजनेस इन 1870 बाय जेआरडी टाटा. 1870 में स्टार्ट किया था उन्होंने. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. जेआरडी टाटा का नाम सुना किसी ने? जेआरडी टाटा काफी बड़े एंटरप्रेन्योर से, अंग्रेजों से भी उन्होंने काफी जमीनें खरीदी है, अंग्रेजों के ऊपर भी अच्छी रूलिंग की थी उन्होंने. फुल फॉर्म थी जमशेद राय, जमशेद जी टाटा बोला जाता था उनको. आज भी उनकी फोटो, स्टैच्यू हमारा टाटा के जो होटल्स है, जैसे मुंबई में जो होटल है ताज, टाटा का होटल है, होटल इंडस्ट्री भी है इनकी. आईटीसी ऑल्सो बिलोंग्स टू टाटा. टाटा जगुआर भी उन्होंने खरीदी थी. एंड जगुआर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है टाटा की. इट्स अ वेरी बिग स्टोरी. दे गॉट दैट ऑल्सो, बट वो फेक है, सच्ची नहीं है. ठीक है, जो फेसबुक पे सर्कुलेट की जाती है वो फेक है, सच्ची नहीं है. ठीक है. एंड मतलब वो जो आपको पता है वो फेक है, जगुआर वाली, कि उनको मना कर दिया फिर उन्होंने वो कंपनी खरीद डाली है ना. ठीक है, दैट इट्स गुड, मोटिवेशनल, अच्छा है सबके लिए. बट देयर अनदर स्टोरी व्हेन बाइंग द जगुआर. जगुआर की बाइंग जब हुई थी उस वक्त की कोई स्टोरी है. एंड फर्स्ट ऐसी कंपनी थी जिन्होंने हमारे यहाँ एक ट्रेड यूनियन स्टार्ट की थी 1917 के अंदर. जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किया था. 1868 में जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ था और 1904 में उनकी डेथ हुई थी. एंड 1870, एक छोटी सी उम्र में उन्होंने मतलब उनके फादर का बिजनेस था वैसे, बट ही स्टार्टेड 1870 में उनका जो बिजनेस स्टार्ट था. एंड द एज ऑफ माइनॉरिटी में उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस करना शुरू कर दिया था जमशेद भाई टाटा ने. उसके बाद में भी और भी बिजनेस बहुत सारे हुए इनके टाटा कंपनी के अंदर. होटल इंडस्ट्री आई इनकी. स्टील वेरी लेट, काफी लेट इनका स्टील था. उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने बिजनेस किया. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोसेस है? The steps involved in the process of organization are, मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट, किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट लागू करना, तो प्रोसेस क्या होता है? जैसे प्लानिंग वाले में क्या था, सबसे पहले गोल डिफाइन करो, फिर उसको काम करने का तरीका, फिर ऑल्टरनेट, फिर जो बेस्ट है उसको अप्लाई करो, ये होता था. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करने का क्या तरीका है? सबसे पहले डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव. हमेशा मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स है उनमें पहला एक ही होता है, दैट इज डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव. कर क्यों रहे हो वो पहले डिसाइड करो. सेकंड, उसके बाद में आइडेंटिफाई एंड ग्रुप द एक्टिविटी, जो लास्ट क्लास में आप कर चुके हो. ये सारा वैसे एक बार लास्ट क्लास में किया आपने, जिसमें लिखा था आइडेंटिफाई सिमिलर एक्टिविटीज, ग्रुप देम, एक जैसी सारी. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, फाउंडेशन की क्लास, इंटर क्लास, ये दिया था ना कि सारे या तो सबको अलग अलग कर सकते हैं या सबको इकट्ठा बिठा के टाइम मैनेजमेंट हो सकता है ना. वो था आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज. ठीक है, ये सारा रिपीट है आपका. देन अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज. व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज? आप ग्रुप कर चुके हो, अब उसके बाद में मैंने अलॉट कर दिया, यू विल लुक आफ्टर दिस क्लास, यू विल लुक आफ्टर दिस सेगमेंट, यू विल लुक आफ्टर दिस वर्क. सबने हमने ड्यूटीज दे दी. देन ड्यूटीज के साथ साथ आपके पास अथॉरिटी सर्टेनली रहेगी, बिकॉज वो बैलेंस अथॉरिटी साथ में जानी है. एंड देन डेवलपिंग रिलेशनशिप, दैट इज since various individual work in the same organization, it is a duty of the management to lay down the structure of relationship of organization. जैसे आपने कुछ टीम वर्क की एक्टिविटीज होती है जब हम जॉब करते हैं, जिसमें मे बी आप लोगों ने डेफिनेटली की होगी अपने स्कूल से सेमिनार्स के अंदर, जिसमें बोला जाता है कि आप अपने साथ में जो बैठा उससे हाथ मिलाओ, बोला जाता है ना. तो कितने लोगों से हाथ मिला पाओगे आप?
फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे आपको बोला जाता है कि आप अपने साथ में जो लोग बैठे हैं उनसे हाथ मिलाइए, तो कितने लोगों से शेक हैंड कर पाओगे? क्या? क्योंकि जनरली इंसान क्या देखता है, आसपास अपनी टीम, ठीक है, वो अपने पीछे वाला डिपार्टमेंट मतलब बैक साइड, और अपने आगे से जूनियर, अपने सीनियर और जूनियर को कभी अपने साथ में काउंट करता नहीं। दैट्स दिस अ मैनेजमेंट एक्टिविटी, ठीक है। एंड ये जब भी हम सेमिनार लेते हैं मोटिवेशन एक्सेट्रा, तो उसमें ये एक्टिविटीज आपने अगर अटेंड किए हो, तो ये देखे हो अगर आपने, तो ये सारे सेमिनार्स में करवाया जाता है आपसे, ठीक है, कि आपके पूरे हॉल में आप जिसको भी जानते हो उससे बात नहीं करोगे, जिसको नहीं जानते हो उसको जाके उसके बारे में कुछ बताओ। आफ्टर फ्यू डेज ये एक्टिविटीज होती है कि आपने 7 दिन का एक प्रोग्राम अटेंड किया, उसमें 7 डे आपसे बोला जाता है कि आपने क्या क्या गेन किया यहाँ पर, तो दे विल यू विल डेफिनेटली से आई मेड सर्टेन रिलेशन, सोशल रिलेशनशिप। तो अपनी क्या रिलेशनशिप किससे बनाया उसके बारे में जाके बताइए, आप ओपनली सबके सामने बताइए, कितना सही है वो आदमी जज करेगा, एंड दैट पर्सन शुड बी स्ट्रेंजर। दैट इज अनदर वे ऑफ मोटिवेशन, और वो अलग चीज है। बट इस केस में ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यू शुड हैव अ सोशल रिलेशनशिप, आज सोशली खाली फ्रेंडली रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनाते। जो गलती हम करते ही, हम घर वालों से तो सोशल बनाते हैं, कभी कभार बात करते हैं, और दोस्तों से और ऑर्गेनाइजेशन में हम फ्रेंडली या फैमिली रिलेशनशिप बनाते हैं वहां पे, तो जो उल्टा हो रहा होता है। जबकि होना चाहिए सोशल रिलेशनशिप एट सोशल प्लेसेस एंड अ फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप विद द फैमिली। तो सोशल रिलेशनशिप एक आदमी कितनों से बना सकता है? सर एक आदमी बताने का मतलब ये नहीं कि अपने आसपास चार, आप अपने साथ में काम करने वालों से डेफिनेटली बनाइए, प्लस आप अपने सीनियर से भी बनाओ, और प्लस अपने जूनियर से भी बनाओ। ये आपका होता है 360 डिग्री रिलेशनशिप आपका, कि आपकी सराउंडिंग में जो भी लोग हैं सबसे। ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है, आपका वेंडर माने आपका बायर सप्लायर, इनसे रिलेशनशिप बनाओगे आप, आपका सीनियर आपका जूनियर, इनसे रिलेशनशिप। 360 डिग्री होता है कि आपसे रखने वाला हर आदमी, चौकीदार से लेके स्वीपर से लेके आपकी कंपनी का सीईओ तक जो है वो होता है रिलेशनशिप। मे बी वो आपका नाम ना जानता हो, ठीक है, जरूरी थोड़ी है मैं कहता हूं मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं, नरेंद्र मोदी मुझे नहीं जानता, ठीक है। तो इट कुड बी पॉसिबल आप उनके लिए बता सकते हो। जब नरेंद्र मोदी की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी कहेगा कि हाँ मेरे साथ जो काम कर रहे हैं मैं उनको जानता हूं, या मुझसे जो पार्लियामेंट में स्पीकर मैं उनको जानता हूं, प्लस मेरे जूनियर्स जो है मैं उनको जानता हूं, एंड डेफिनेटली मैं अपनी जनता के बारे में सब जानता हूं। आई माइट नॉट नेम देम इंडिविजुअली, राइट। दिस इज कॉल्ड डेवलपिंग रिलेशनशिप, एंड इट शुड बी स्मूथ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बनाना समझ आया, मतलब रिलेशनशिप डजंट मीन कि बस बनाना है चाहे गंदा ही हो, नहीं, स्मूथ होना चाहिए। देखो वर्किंग प्लेस पे अगर आपका रिलेशनशिप वर्किंग हो चाहे घर पे हो, इफ योर रिलेशनशिप इज नॉट स्मूथ योर लाइफ विल नॉट बी स्मूथ। फैक्ट है ये। मोस्टली वर्किंग प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करके हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो सिंस various individuals work in the same organization, is the duty of the management to lay down the structure of relationship with the organization. Everybody should clearly knows whom he is accountable, मतलब मेरे को किसको जवाब देना है, and this will facilitate the smooth functioning of enterprise by facilitating delegation of responsibility and authority. Clear? Next, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, जो मैंने आपको पहले बताया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज का मतलब होता है आपस में सारी एक्टिविटीज को जोड़ो। इंटीग्रेट मतलब ग्रुपिंग अलग होता है, इंटीग्रेशन अलग होता है। ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ, सिमिलर एक्टिविटीज को एक साथ करो। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ था चेन बनाना। एक लैपटॉप की कंपनी है जो लैपटॉप मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी को वो मदरबोर्ड समझते हो क्या होता है मदरबोर्ड, लैपटॉप में अंदर का सिस्टम वो बन रहा है एक बिल्डिंग में, लैपटॉप का कीबोर्ड फिट हो रहा है दूसरी बिल्डिंग में, कोई और ऐसा आदमी जो वेबकैम लगा रहा है उसके अंदर, और कोई आदमी जो है उसमें चार्जिंग पॉइंट कनेक्ट कर रहा है। अगर इन चारों में कनेक्टिविटी नहीं है तो शायद ठीक से लैपटॉप बन नहीं पाएगा। क्यों ना एक ही जगह, डेल कंपनी इज द वन ऑफ द कंपनी, इंडिया नहीं वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी जिसने ग्रुप सेल एक्टिविटी, डेल पे प्रेजेंटेशन दी है किसी ने, यू हैव गिवन, डेल हैज डेवलप्ड, पढ़ा ये नॉट, Dell has developed group cell activity, world's only company which introduced group cell activity. उन्होंने कहा राउंड टेबल पे हम अपने एम्प्लॉयज को बिठाएंगे। मैनेजमेंट का बेस्ट वे था उनका टाइम
बचाने का। उन्होंने बोला राउंड टेबल पे हम बिठाएंगे लोगों को और काम कैसे करेंगे, वो एक आदमी मदरबोर्ड, उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है फॉर एग्जांपल बॉडी फिटिंग लैपटॉप की, उसका नेक्स्ट प्रोसेस है कीबोर्ड, उसका नेक्स्ट प्रोसेस है एक्स, उसका नेक्स्ट प्रोसेस है वाई, लास्ट वेबकैम लगाया और फिनिश पैकिंग करके। इट्स अ ग्रुप सेल एक्टिविटी, एक टेबल पे काम हो रहा है, ठीक है, और लैपटॉप प्रोसेस होके आगे जा रहा है, पैकिंग में जा रहा है, ऐसा। दिस इज ग्रुप सेल एक्टिविटी, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। इसमें से अगर एक आदमी भी अपना काम छोड़ दे तो पूरी की पूरी सेल इफेक्ट होती है। अगर फॉर एग्जांपल वेबकैम वाला उस वक्त नहीं है या नहीं लगा पा रहा है, तो ना तो आगे वाले पैकिंग वाले को लैपटॉप मिलेगा और पीछे वाले के पास इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो काम आगे बढ़ नहीं रहा, तो वो भी नहीं कर पाएगा उसके, क्योंकि उसके पास भीड़ हो चुकी है। बट इसमें इफेक्टिवली डिसएडवांटेज यही था इसका, एडवांटेज काफी सा कि टाइम बहुत ज्यादा बच रहा था एम्प्लॉइज का। एंड ऑल्सो डेल ऑल्सो इंट्रोड्यूस वन मोर थिंग, वर्चुअल सेलिंग। फर्स्ट कंपनी लैपटॉप की वर्चुअल सेल स्टार्ट की थी उसने, फिजिकल सेल बंद कर दी थी, उन्होंने इंटरनेट पे सेल स्टार्ट की थी डेल कंपनी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज कैसे होती है? इंटीग्रेशन जो होता है वो ग्रुप नहीं होता, इंटीग्रेशन इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तरीके से चीजों को जोड़ना। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? ऐसा, और वर्टिकल ऐसा। तो आपकी जो पूरी की पूरी टीम है, वेबकैम, मदरबोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक साथ वर्टिकली कैसा है सर? जो पैकिंग डिपार्टमेंट है उसके साथ भी आप जुड़े हुए होने चाहिए। जो प्रोक्योरमेंट, इससे पहले का इधर का प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट जो है उसके साथ, रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल आके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जा रहा है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। और जैसा फिनिश हुआ तो ये कहाँ जा रहा है? वर्टिकली दोबारा कहाँ जा रहा है? फिनिश आइटम्स में। तो ये पूरा का पूरा एक इंटीग्रेट होना चाहिए, एक प्रोसेस पूरा, सबको आपस में जानकारी होनी चाहिए। उससे होगा क्या? टाइम मैनेजमेंट होगा। जो डेल कंपनी का एग्जांपल लिख सकते हो कि डेल ने ये किया था। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद फर्दर। अच्छा, ये ना आपका एक चैप्टर था पहले, शायद स्टाफिंग के नाम से होता था, ये पहले स्टाफिंग था आप लोगों को, ठीक है। सो उसमें भी था आपका ये, एंड लाइन मैनेजमेंट और एक्सेट्रा, आई डोंट नो किस में पढ़े आपने, बट ये पहले था आपका लाइन वाला, ऑर्गेनाइजेशन में था। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर कितने हैं यहाँ पर? दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, पहला होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। देयर इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड देयर इज अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो इसका मतलब कौन से वाला स्ट्रक्चर कह रहे हो? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वेयर एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली डिफाइंड, जहां पर हर एक चीज प्रॉपर्ली डिफाइंड वे में। The formal organization refers to the structure of job position and defined function and relationship. This type of organization built by management to realize the objective and enterprise. Types of organization. The type of organization employed by the company is very considerably. जितने एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करते हैं, किसी में ज्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए, ऐसा रहता है। However, on the basis of nature of the authority and its flow, the fundamental organization structure may be classified as follows. Fundamental कैसे वेरी करेगा? पहला लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन पढ़ते हैं पहले। अच्छा, किसी को थोड़ा थोड़ा याद है, बता सकता है मुझे कोई? लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लाइन मतलब कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, देखिए लाइन में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, horizontally line organization, horizontally line type of organization is the oldest pattern of organization। जो ट्रेडिशनल हमारे लोअर लेवल और लोअर मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो लाइन मैन ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है सारे। ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज अ लाइन। लाइन फंक्शन रेफर्स टू दो। अच्छा, आप लोगों ने ये किया हुआ लाइन एंड स्टाफ, ये भी नहीं फंक्शन है, ठीक है। Line function refers to those employees who have direct responsibility for accomplishing the objective of enterprise। मैंने कहा कि जो छोटे प्रोप्राइटर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्मॉल लेवल, वो लाइन में आते हैं। You have a direct responsibility, you are directly answerable
छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं जिसमें एक प्रोपराइटर खुद होता है ओनर और थोड़े बहुत एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। Authority flows from the person at the top to the person at the lowest. Top to low में flow होती है। Here the chief executive leads the organization. This form of organization is otherwise called as military organization, scholarship organization. कैसा होता है लाइन देखो, जनरल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, उसी के नीचे ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, वो ध्यान से देखोगे जनरल मैनेजर है, उसके नीचे सेल्स भी है और जनरल मैनेजर के नीचे ही असिस्टेंट सेल्स है और जनरल मैनेजर के नीचे ही सेल्स पीपल है। ध्यान से देखो, और इधर जनरल के नीचे सेल्स है, सेल्स के नीचे असिस्टेंट है और सेल्स के नीचे सेल्स पीपल भी है। ठीक है, ओके। फिर जनरल के नीचे सेल्स, सेल्स के नीचे असिस्टेंट सेल, असिस्टेंट सेल के नीचे सेल। मतलब क्या है सर? सर कोई भी आदमी किसी से भी करेगा बट टॉप लेवल पे एक ही आदमी बैठा रहेगा हमेशा, और उस टॉप लेवल वाले की जो बातचीत है, जो उसकी जो कमांड है, जो उसको कनेक्शन है, वो एक एक आदमी ऑर्गेनाइजेशन सबसे डायरेक्ट रहती है। तो मैंने क्या कहा, इट इज अ दैट रिलेशन विद डायरेक्ट रिलेशनशिप इज देयर, एम्प्लॉय से आपका डायरेक्ट होता है, एंड द हेड दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो जनरल मैनेजर सेल्स से जुड़ा हुआ है। कायदे से क्या होता है नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जनरल सेल्स, सेल्स के नीचे असिस्टेंट और असिस्टेंट के नीचे सेल्समैन होते हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, रोड पे डायरेक्ट मार्केटिंग कर, डायरेक्ट सेल्स करते हैं। यहाँ क्या है, ये है जनरल सेल्स, हायरार्की यही बना रखी है, बट एक और हायरार्की है कि अगर जनरल मैनेजर हेड चाहे तो वो डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर सकता है, और सेल्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट चाहे तो जनरल से बात कर सकता है। सो इज आपस में सब बात चीफ से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही होते थे जहां पर मालिक से हर एक आदमी बात कर सकता था और मालिक हर एक किसी को कमांड दे सकता है। यहां पर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं। कैसे यूनिटी ऑफ कमांड कैसे नहीं है? यहां पर एक और ऊपर की भी, जो भी उसको आके कहेगा उसकी सुननी पड़ी। ठीक है, बट इनके फायदे क्या होते थे सर? नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, छोटे छोटे काम होते थे, सिंपल होता था परफॉर्म करने में इसको। दे आर बेसिक बेनिफिट्स ऑफ लाइन इनोवेशन, सिंपल टू वर्क। सिंपल है क्यों सर? काम कहीं भी नहीं अटकेगा। असिस्टेंट मैनेजर नहीं है तो सेल्स मैनेजर से पूछ लेंगे, एक सेल्स मैनेजर नहीं, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं आया तो उसका काम चीफ दूसरे को दे देगा, क्योंकि वो तो सबसे जुड़ा हुआ है ना, चीफ सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव से जुड़ा हुआ है नीचे वाले से। ठीक है, ओके। काम नहीं रुकेगा, सिंपल टू वर्क है। दूसरा, इट इज इकोनॉमिकल, क्योंकि सर ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है। डिसीजन थोड़े फास्ट होते हैं। क्यों फास्ट होगा? क्यों नहीं? मतलब कोई बीच में तो मीडिएटर है ही नहीं, जहां है डायरेक्ट चले जाओ चीफ एग्जीक्यूटिव के पास। देन यूनिटी ऑफ कमांड प्रमोट करते हैं, है नहीं यहाँ पर यूनिटी कमांड प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कैसे कर रहे हैं? हायरार्की देखो, कहने के ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल में यूनिटी कमांड नहीं था, बट उन्होंने ट्रेडिशनल से हटके लाइन बना दिया जिसमें इन्होंने स्ट्रक्चर तो बनाया है। तो दे आर ट्राइंग टू प्रमोट यूनिटी ऑफ कमांड, है नहीं अभी। लैंग्वेज समझना कैसे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं था, बट उसमें प्रमोशन हुआ यूनिटी ऑफ कमांड का। तो जो आगे फ्यूचर बढ़ा तो उन्होंने क्या बनाया? यूनिटी ऑफ कमांड आया। तो अभी इन्होंने दिखाया जरूर है, यूनिटी कमांड यहां पर है नहीं। दे प्रमोट एंड कंफर्म टू द यूनिटी ऑफ कमांड। इट फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क इन अ डिफाइनाइट मैनर अपॉन डिफाइनाइट इंडिविजुअल। Next, with the unfilled control and undivided loyalty, organization ensure excellence in discipline, less expensive due to non-involvement of staff personnel, ज्यादा supervisors involved नहीं है तो less expensive है, and it is stable. कोई भी इसमें से छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि मेजरली इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, फादर सन।
ग्रैंडफादर, फादर और उनके बच्चे, डिफरेंट डिविजन्स। जनरली इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में ये एक फैमिली बिजनेस है जो ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया, फादर बढ़ाया और बच्चों ने ब्रांचेस खोली। एग्जाम्पल हल्दीराम ले सकते हो आप, बीकानेर वाला ले सकते हो आप। ये किस टाइप की एग्जाम्पल है? इस टाइप के, मतलब वो दिखते अलग है बट आज भी उनमें चलती कुछ ही लोगों की, ठीक है। बट दे हैव मूव्ड अ लॉट फ्रॉम लाइन से, वो बहुत बदल चुके। लाइन ऑर्गेनाइजेशन से काफी चेंजेस आए, बट हाँ हल्दीराम आप इसमें ले सकते हो। वेयर इज वन ओनर इज देयर, ओनली वन ओनर इज देयर, जिसके नीचे कुछ नेक्स्ट जनरेशन आई। नेक्स्ट जनरेशन ने आके फिर और ब्रांचेस खोल दी इन्होंने अपनी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिट्टू टिक्की वाला, BTW मिडिल लेवल सेगमेंट है। मिस्टर बिट्टू स्टार्टेड, सन जॉइंड एंड फर्दर उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल दी। तो एक स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बंद होने का या किसी को छोड़ के जाने का कोई चांस, तो फैमिली तो छोड़ के जाओगे नहीं। तो ये स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें थोड़ी सी एट्रिशन लेवल हमेशा कम रहता है। एट्रिशन मतलब लोगों का छोड़ के जाना कम रहता है, स्टेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर छोटे होते हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। वीकनेस क्या है? लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्यों सर? आप फैमिली में कितने भी नलायक हो, काम तो मिलेगा आपको। मतलब इफ यू आर फ्रॉम बिजनेस फैमिली, आप हद लेवल के नलायक हो, आपकी सिक्योरिटी है। क्यों? बिजनेस है घर का, यही होता है ना। तो आप चाहे कुछ भी हो, आपको काम मिल जाएगा। तो एक सेगमेंट, वो एक असिस्टेंट मैनेजर था, अगर उसमें से वो अगर स्पेशलाइज नहीं है, काम मिल रहा है उसे। वेयरएज अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें असिस्टेंट मैनेजर कौन बनेगा? जो MBA है, उसकी हायरिंग होती है वहां पर। यहाँ पर हायरिंग नहीं है, यहाँ पर बाय बर्थ बनते हो आप, या फिर फैमिली की वजह से या क्लोज रिलेशनशिप की वजह से, उनकी वजह से आपको यहाँ पर काम मिलता है। तो क्योंकि रिलेशनशिप की वजह से मिलता है, तो कोई स्पेशलाइजेशन आप डेवलप करते हो यहाँ पर। स्पेशलाइजेशन मतलब समझ आया? हाउ आप एक्सपीरियंस लेते हो यहाँ पर, मतलब यू डेवलप ओवर हियर, दैट मींस यू गेन द एक्सपीरियंस ओवर हियर, ठीक है। ईच डिपार्टमेंट मैनेजर लुक आफ्टर एक्टिविटी, एग्जांपल्स लिखते रहना ये सारे, activities of his own department only. There is a possibility of keymen being loaded to breaking point. Since there is no staff aid, the organization can be seized by the strong men and run on an arbitrary basis. Such a dictatorial or arbitrary power can lead to considerable damage to organization. मतलब यहाँ पर कोई स्टाफ की एड, एक्स्ट्रा स्टाफ तो होता नहीं है, तो अगर एक भी छुट्टी कर गया तो सीज माने काम वो रुक जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, तो वो काम रुकने नहीं देगा। फिर से एग्जांपल जो मैंने कोट की वो दिमाग में रखना आप अपने, उससे समझो कि सरप्लस स्टाफ नहीं होता यहाँ पर, जो भी होते सब लगे हुए होते, एक भी स्टाफ नहीं आ रहा तो काम रुक जाएगा। बट द स्ट्रॉन्ग लीडर विल मैनेज दिस। अगर लीडर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो काम रुकने नहीं देगा, वो किसी और को इसमें इन्वॉल्व कर देगा। बट ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कहीं ना कहीं डैमेज भी देती है ऑर्गेनाइजेशन को, अंदर ही अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज दे रहे होते हो। समझ आए कैसे? क्योंकि स्ट्रांग हो आप, आपके सामने कोई बोलेगा नहीं, तो उनके व्यू पॉइंट्स आपके सामने आएंगे नहीं। जो एक पुराने बिजनेस है, आज भी वो ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं, अब उनके ग्रैंडफादर टू फादर टू सन टू ग्रैंडसन्स आ गए, ग्रेट ग्रैंडसन्स आ गए। अब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंसेस, चेंजेस लाना चाहते हैं, बट सर ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर है, वो लाने देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अलग तरीके से काम किया है। नाउ जनरेशन इज डिफरेंट, तो वो काम नहीं कर रहे। दैट इज अ डैमेज। बेसिकली लॉन्ग टर्म के अंदर डिक्टेटरशिप टाइप लगने लग जाता है उनको, कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, चलाया जा रहा है, ये टाइप की चीज। सच एंटरप्राइज सफर फ्रॉम लैक ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ। पता है हमें ये पहले से। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। क्यों सर? एडवांटेज में फ्लेक्सिबल भी आएगा, इसको वो बताऊंगा कैसे। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल है, पता ना कैसे। तुम्हें जो बोला तुम वो करो, तुम दुकान पे जाओगे तो तुम दुकान पे जाओगे, तुम सेल्स में जाओगे तो तुम सेल्स में जाओगे। अच्छा, अब ये आदमी सेल्स वाला छोड़ के कुछ और काम करना चाहता है, छोड़ दो ये काम, ये घर, ये बिजनेस छोड़ो, कहीं और नौकरी कर लो तुम। अगर इस बिजनेस में चाहिए तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। तुम एक्सपर्ट ही इसी चीज में सर। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा इम्पॉसिबल है, थोड़ा रिजिड है, मतलब बदलाव लाने में समय लगता है, रिजिडिटी है, इनफ्लेक्सिबल है। ये नहीं कह रहे कि इम्पॉसिबल है, मे भी कर लो आप लड़ाई दंगे करके या किसी भी तरीके से, बट सर इजी तो नहीं है, रिजिडिटी रहेगी।
ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन अपॉन द ऑटोक्रेटिक, पता है क्या होता है ऑटोक्रेटिक? ठीक है, क्या होता है ऑटोक्रेटिक? इंडिया कौन सी कंट्री है और पाकिस्तान? करती ही है। लाइक दुनिया को पता है कौन इमरान खान को किसने बनाया हुआ है, परवेज मुशर्रफ को किसने बनाया था? आर्मी। तो वहां पर चलती किसकी है? एक ही आदमी की चलती है बस वहां पर, मतलब एक रूलिंग पार्टी। ऑपोजिशन की कोई सुनवाई नहीं है, कोई ऑपोजिशन में बोलने लगे हॉस्पिटल पहुंच जाता है, मतलब कैसे अरेस्ट कर दिया जाता है। जैसे नवाज शरीफ, अभी जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे, आज तक की हिस्ट्री रही है सर, ठीक है। जो छोड़ के गया वो पाकिस्तान में नहीं है तो मार दिया गया, बेनजीर भुट्टो, ठीक है, मार दो, उनका बेटा बिलावल भुट्टो अभी, ठीक है, ठीक है। तो बट उसका कोई, वो कभी भी उसमें पोजीशन में रहा नहीं अभी तक। ही इज ट्राइंग टू बी। नवाज शरीफ गए, नवाज शरीफ की बेटी को अभी केस चल रहे उनके ऊपर, बेनजीर भुट्टो थी उसको मार दिया गया, बेनजीर भुट्टो थी उसको मार दिया गया। उससे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ, वो भी आर्मी के बनाए हुए थे, जैसे ही इलेक्शन हारे लंदन, ही इज अलाइव, he is staying in London right now, he is not allowed to come back to Pakistan on the basis of कौन से, उनके ऊपर बगावत जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ, उसके केसेस चला दिए गए। इसका मतलब कि आपने देश के साथ गद्दारी करी, उसके केस चला दो, नई पोजीशन आई चला दिया। इंडिया में ये सिस्टम नहीं है, इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। आप पकड़े जा रहे हैं अभी लोग, पर सिस्टम नहीं है। वी आर मूविंग बैक टू डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पर सबकी सुनी जाती है, सबके व्यू पॉइंट्स लिए जाते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? सबकी नहीं सुनी, मैं ये नहीं कहूंगा एक ही की चलती है, बट सबकी सुनी नहीं जाती है। सबके व्यू पॉइंट्स या ऑपोजिशन का अधिकार, चेंजेस लाने का अधिकार किसी को नहीं है, वहां पर ऑटोक्रेटिक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन जैसा आपने देखा यहाँ पर, जैसे मैंने इमेज आपको समझाई, उसमें चलती किसी की है? एक आदमी की चलती है, ठीक है, या सम फ्यू पीपल, सबकी सुनवाई नहीं है। बट एक ये मल्टीनेशनल कंपनी होती तो यहाँ पर सर स्वीपर की भी सुननी जाती, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सब, क्योंकि सब लोग हायरिंग बेसिस पे है, किसी की खुद की कंपनी नहीं है, सबकी वहां मीटिंग होती है, सबकी सुनी जाती है। दैट इज नेक्स्ट। द वर्क में बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द whims of the manager rather than according to any scientific। मतलब समझ आया इसका? आपकी इच्छाओं के अनुसार वर्क को बांटा जाता है, ना कि कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है इसको इतना वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू बैलेंस, वैलेंस कुछ नहीं है। किसी को बहुत ज्यादा, किसी को बहुत कम। एक नलायक को, नलायक अगर उसमें से फैमिली का कोई, तो उसको थोड़ा सा दे दिया जाता है कि बैठा रहे, ठीक है, और जो बहुत समझदार है, स्ट्रांग है, उसको बहुत सारे पोर्टफोलियो, बहुत सारा काम दे दिया जाता है। इट क्रैम्स प्रोग्रेस एंड प्रिवेंट द इफेक्टिव वर्किंग। इट इज लाइकली टू एनकरेज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है फेवरेटिज्म। समझ आता है क्या होता है? फेवरेटिज्म शोन ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रिलेशन, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। समझ आइए क्या होता है? जो ज्यादा चापलूसी करेगा, ज्यादा फेवरेट होगा, उसको ज्यादा अच्छा ये देता। एग्जैक्टली जो मैंने आपको इमेज बताई वो आप समझ सकते हो कि जो एक नॉर्मल इंडियन बिजनेस की इमेज होती है, मिडिल क्लास, वो वाली चीज मिलेगी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैन बी सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड where there's a scale of business is small, छोटे बिजनेस में चलता है ये, continuous process industries where the work is largely routine in nature and where the machine is nearly automatic and does not call the intelligence of foreman। मतलब समझ आया? जो छोटी मोटी मशीनें हैं वो अपने आप चलती है, किसी स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन की जरूरत वहां पर नहीं है। where the labor management problem is not difficult to solve। छोटे बिजनेस में क्या होता है, फैक्ट्रीज में लेबर इज नॉट दैट बिग प्रॉब्लम। लेबर बोला जा रहा है, मतलब इंप्लॉइज की प्रॉब्लम वहां पर नहीं होती है। नीचे के क्वेश्चंस देखो। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो? हाँ नीचे के प्रॉब्लम्स क्वेश्चन देखो जल्दी से। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल। क्या था उधर? नहीं सर, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। दूसरा फंक्शन, एक बार आंसर्स हो सके तो ना देखें। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज, ऊपर देखो इधर, functional organization is characterized by the total absence of specialized staff। Answer could be anything। I think true false में क्या answer? True false। Functional organization is characterized by total
एब्सेंस ऑफ स्टाफ स्पेशलाइज्ड। फंक्शनल वैसे हुआ नहीं है अभी, पहले किया हुआ आपने। फंक्शनल में थोड़े से स्पेशलाइज स्टाफ होते हैं, ठीक है। ओके, इन केस ऑफ फंक्शनल में थोड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आपने किए नहीं है अभी, मैट्रिक्स और हुए नहीं है आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो ये देख लेना बाद में। आप नीचे देख सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट एक्सरसाइज मैक्सिमम कंट्रोल। इन डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट एक्सरसाइज मैक्सिमम कंट्रोल, ट्रू और फॉल्स? डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजमेंट मैक्सिमम कंट्रोल रखता कि नहीं रखता? ज्यादा कंट्रोल किस में रहता है, सेंट्रल या डिसेंट्रल में मैनेजमेंट के पास? तो गलत है कि सही है? फॉल्स हो गया ना, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो आप चाहो तो, बताओ। हाँ गलत है। अगर ये मैटर ही नहीं था तो इतना बड़ा टॉपिक क्यों बनाया? मेरे किसी थोड़ी है ही नहीं, मैटर करता ही नहीं है किसी चीज में, टॉपिक बनाना क्यों था? देन वी कम टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? हाँ ये किया आप लोगों ने ना, तो इसको फास्ट करते हैं। बताइए, यही है ना फंक्शनल, या कुछ और है बीच में? फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कौन बताएगा? हाँ ओके, और कोई? व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? The work is divided into departments on the basis of group work. काम के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। Under this system, the whole task of management and direction of subordinate is divided according to types of work involved. At the higher level, the functional organization refer to the structure that is formed by grouping all work into major functional department, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऐसा बना दिया। उस प्रोडक्शन को नीचे फर्दर बना देते हैं, WIP वाला डिपार्टमेंट, फिनिशिंग, पैकिंग, ऐसा। फिर सेल्स में आपको मार्केटिंग सारा डाल देंगे, फाइनेंस में आपको लोन एक्सेट्रा डिपार्टमेंट, क्रेडिट डिपार्टमेंट, ये बना देते हैं। तो टॉप पे क्या होते हैं? कुछ बनते हैं टॉप पे खाली, वेरी फ्यू related to similar work is done in one department under the executive. For example, the purchase is responsible for all purchase of the company. स्कोप तो लिमिटेड है बट एरिया ऑफ अथॉरिटी इज अनलिमिटेड है। तो ये लाइन याद कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा इसको। अंडर द फंक्शनल लेवल ऑफ डिपार्टमेंट, स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट इज लिमिटेड बट द एरिया ऑफ अथॉरिटी इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट, चीफ। हाँ जी, आपका जो स्कोप ऑफ वर्क इज लिमिटेड का मतलब हुआ कि आप परचेज वाला आदमी सेल्स में काम छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा, तो स्कोप लिमिटेड है। बट एरिया ऑफ अथॉरिटी इज अनलिमिटेड। आपका जो एरिया है परचेज, उस एरिया में आपको अथॉरिटी कितनी है? अनलिमिटेड। मतलब आप परचेज में कुछ भी कर सकते हो बट परचेज के अलावा कुछ भी नहीं। फिर से बताओ, यू कैन डू एनीथिंग इन द परचेज डिपार्टमेंट बट यू कांट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम परचेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? योर एरिया इज परचेज, इसके अलावा आप नहीं करोगे, तो इसका मतलब अदर्स में आपका स्कोप और अपने में अनलिमिटेड। चीफ एडवांटेज ऑफ फंक्शन सिस्टम इज दैट इज एंश्योर डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रोफिशिएंसी। तो एक नई चीज आती है खाली, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आ गया, बाकी ग्रुपिंग उधर भी हो रही थी, या ग्रुपिंग को डिपार्टमेंटाइजेशन नाम दे दिया। ग्रुपिंग वहां भी थी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग तो थी बट ग्रुपिंग को यहां नाम डिपार्टमेंटाइजेशन दे दिया गया। दिस मेक्स फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर स्किल्स। डिसएडवांटेज, वन मैन कंट्रोल अंडर द लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज लार्जली एलिविएटेड हियर। देखिए ऐसा दिखेगा, प्रेसिडेंट, परचेज, सेल्स, फाइनेंस, तीन डिपार्टमेंट अगर मानते हैं। इसके नीचे क्या आया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये चार इन्होंने
एक डिवीजन बना दी, उसको 4 ही डिपार्टमेंट दे दिए, एक डिवीजन के अंदर ये 4 दे दिए और एक डिवीजन के अंदर 4 दे दिए। ये एक है, मतलब ये एक है, ये एक कंपनी है। मैं 12th का तो मुझे पता नहीं। हमें हमेशा हमारे किसके हिसाब से चलना है एग्जाम के लिए? मॉड्यूल के हिसाब से, हमेशा मॉड्यूल के हिसाब से चलना है। 12th की बहुत सारी चीजें सही भी है, बहुत सारी चीजें गलत है। अब सिंस आई डोंट नो क्या लिखा है 12th में, अभी इसके बारे में मुझे नहीं पता। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको, आई थिंक कौन कौन थे लास्ट क्लास में, इवनिंग बैच में थे ना, तो HUF बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, इवनिंग बैच में जो बच्चे आए थे। तो बहुत सारी चीजें सही भी बताई है, गलत है। हो सकता है 12th में ये सही हो, सिंस आई हैव नॉट सीन दिस मैटर इन द 12th बुक रिसेंट ईयर्स में, तो मुझे पता नहीं है। बट हाँ, आपके एग्जाम के लिए जो कोर्स आप हमसे कर रहे हो उसके लिए आपको क्या मानना है? आपको अपना ICSI का मॉड्यूल ही मानना है। एग्जाम के पेपर इससे बनेंगे और चेकिंग इसी के आधार पे होगी, ठीक है? ओके, The advantage of one man control under organization is largely alleviated. President एक डिवीजन बनाया प्रोडक्ट X, फॉर एग्जांपल सोप, शैम्पू एंड कोई भी एक आइटम ले लीजिए, वाटर, बिस्लरी एक्सेट्रा। तो जो साबुन बनाने वाली एक डिवीजन है इसकी HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, शैम्पू भी बनाती है, साबुन भी बनाती है। सो ये जो कंपनी है ये यहाँ पर रिसर्च करेगी, एक डिपार्टमेंट रिसर्च का, उसका मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो एक बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके 3 डिपार्टमेंट बना दिए इन्होंने, और वो एक साबुन का डिपार्टमेंट है पूरा। साबुन वाले की रिसर्च अलग है, साबुन की मैन्युफैक्चरिंग अलग है, साबुन की मार्केटिंग अलग है, और साबुन का फाइनेंस भी अलग है। ऐसा ही होता है आजकल, हर किसी का हिसाब अलग रखता है। ड्रॉबैक क्या है इसके? कुछ ज्यादा ही ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा है इनमें, वेरी एक्सपेंसिव। हाउ वेरी एक्सपेंसिव? बिकॉज एक ही कंपनी के अंडर 3 फाइनेंस डिपार्टमेंट, महंगा है। 3 रिसर्च डिपार्टमेंट, महंगे है। सर रिसर्च की स्किल्स तो एक ही होती है, रिसर्च करने की स्किल्स तो एक है, फाइनेंस की स्किल्स तो एक ही है, मार्केटिंग की स्किल्स तो एक ही। अभी भाई मार्केटिंग, मुझे शर्ट बेचनी है या पेंट बेचनी है, स्किल्स तो वही चाहिएगी। तो अब उस शर्ट बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट अलग कर रही है मेरी कंपनी, पेंट बेचने के लिए अलग कर रही है मेरी कंपनी, तो क्यों ना एक ही एड में शर्ट एंड पेंट हो जाता, ठीक है? बट बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन कर देते हैं यहां पर, मतलब काफी ज्यादा सेग्रीगेशन कर देते हैं एक्टिविटीज का, जिस वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है। और जनरली ऐसी चीजें स्टेब्लिश, बहुत बड़ी कंपनी तो अलग बात है, इनफैक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर तक नहीं करता सर, वो भी बहुत रेयर केसेस में करता है। हाँ डेफिनेटली करता है, अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में साबुन का ऐड अलग आता है, शैम्पू का अलग आता है, ठीक है? पेप्सी, पेप्सी, लिम्का, लिम्का किसकी बनी हुई है, किस कंपनी, हु इज द ओनर ऑफ लिम्का? लिम्का पता ना, इट्स अ बेवरेज, हु इज द ओनर? आई थिंक कोका कोला, आई थिंक, हाँ दे आर सेम, यस दे आर सेम, में भी हो सकता है, बट वन ऑफ द कंपनी, जो जहां तक मुझे पता है शायद कोक हो सकता है पेप्सी हो। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोक है, लिम्का का ओनर जो है वो कोका कोला है, वैसे है कोका कोला है, तो कभी भी पेप्सी के एड में लिम्का नहीं दिखाया जाता कि छोटा सा नीचे लिम्का का भी स्टिकर लगा देते हैं है ना? जहां पेप्सी का है वहां पर पेप्सी है। लेज के साथ कभी भी पेप्सी का, सर वो तो कंबाइन तक नहीं करते सर, ऑफर तक नहीं बना के देते, ठीक है? ये तक भी है। सो व्हाट आर दे डूइंग? ये चीज उन्होंने अपने लेज की यूनिट अलग है, पेप्सी की यूनिट अलग है, ये समझ सकते हो एग्जाम। बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो साथ में जोड़ देती है अपने प्रोडक्ट्स को। कोलगेट, कोलगेट टूथपेस्ट भी बनाता है, टूथ ब्रश भी बनाता है, बेचते हैं वो एक साथ, दिखाते हैं वो कंबाइंड में, बहुत कंपनीज देती है। आटा, अन्नपूर्णा एंड छोटी मोटी, पतंजलि तो सर उसने तो सब लेवल ब्रेक कर दिए सारे, वो एक ही एड में सब कुछ कर देते हैं,
ठीक है, ऐड आटे का आ रहा होता है, उसमें बाल खोल के लहराते हैं रामदेव, तो उसमें वो बालों का भी ऐड कर रहे हैं, कच्ची घानी वाला समथिंग समथिंग वो भी ऐड कर देता है, ही डज एवरीथिंग, ठीक है, इज अ वन मैन आर्मी, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो पतंजलि अगर आप फिट करोगे ना तो वो सब जगह फिट हो सकता है हमारी बुक्स में, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, छोटे वाला जो भी हमने पढ़ा, लाइन, फंक्शनल, थोड़ी देर बाद में मैट्रिक्स आएगा, उसमें सब जगह फिट हो सकता है, उसके पास सब कुछ है, ठीक है। ओके, एनीवेज, तो फंक्शनल का मतलब समझ आया, फर्स्ट लाइन का डिग्री, हाई स्पेशलाइजेशन, पेनिट्रेशन, मतलब एक डिपार्टमेंटेशन बहुत एक्सेसिव हो जाता है यहाँ पर, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल है, हाँ बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। दोनों के एग्जांपल दिए, कोलगेट एंड कोलगेट का, एंड अनदर इज योर पेप्सी लेस या लिम्का कोकोला, ये भी दिया आपको मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, changes in personnel often lead to instability since performance also shift with these changes। जो स्टाफ चला जाता है उसकी वजह से आपके बदलाव थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि नया सेल्स वाला आदमी आएगा तो दिक्कत करेगा, इतना एक्सपीरियंस ना हो, शायद उसकी रिलेशनशिप ना हो सबके साथ। स्पेशलाइज्ड often operates with a considerable independence so that the organization seldom function as a total system, as a result control and coordination becomes difficult to achieve। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल मुश्किल है यहाँ पर। Authority and responsibility often overlap and a great deal of friction results, locating and fixing up the responsibility become extremely difficult। ये जो बोलते हैं ना पॉलिटिक्स चलती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये होती है, ठीक है। दैट इज अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार ओवरलैप हो जाती है, किसी को अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है तो ग्राउंड लेवल पे किसी को उसका काम पता नहीं होता किसी और का। एंड स्पेशलिस्ट usually ignore the big picture so that the deficiency of leadership is almost, जो बड़ी पिक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे आपने देखा होगा फॉरएवर 21 एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। क्यों हुआ ये? बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उसमें जो आपके शोरूम मैनेजर्स होते हैं वो अपने से मतलब रखते हैं, कंपनी जाए भाड़ में, मेरी सेल हो रही है ना, मैं अच्छा कर रहा हूं ना, और सर ऑब्वियसली वो अपने से मतलब रखेगा ना। तो क्या करते हैं स्पेशलिस्ट जो होते हैं, यूजुअली इग्नोर द बिग पिक्चर, वो पूरी कंपनी एज अ होल को लेके नहीं चलते, उनको किस चीज से मतलब अपनी जॉब से, मैं यहां पर इतनी सेल दिखाऊंगा और नेक्स्ट कंपनी में मूव करूंगा और दिखाऊंगा कि देखिए जब मैं फॉरवर्ड 21 में आया था तो उस दिन इतना परसेंट था, आज की डेट में इतना और मैं छोड़ रहा हूं। और सर व्हाट अबाउट द कंपनी, आपने खाली एक स्टोर का बताया कि सर साकेत स्टोर में इतनी सेल हो रही है, व्हाट अबाउट अदर स्टोर्स, एग्जांपल है, व्हाट अबाउट अदर स्टोर्स, क्या पता वो स्टोर घाटे में जा रहे हो, व्हाट अबाउट द होल कंपनी। अगर आप एक अच्छे स्टाफ हो तो आपको पूरी कंपनी, मैनेजर हो अगर आप, तो पूरी कंपनी का देखना था आपको, सर मुझे तो असाइंड ही वही था, मैं दूसरों के बीच में चेंजेस, बट सर आप शिफ्ट तो हो सकते थे, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय थे, आपकी कंपनी बंद हो रही थी, तो अगर आप साकेत में आपने अच्छा किया तो क्या आप सिटी सेंटर वाले में शिफ्ट नहीं हो सकते थे, अब वहां अच्छा करके दिखाते, ये भी तो हो सकता है। तो स्पेशलिस्ट और जनरली इग्नोर द बिग पिक्चर सो द डेफिशिएंसी ऑफ लीडरशिप इज ऑलमोस्ट, उनकी लीडरशिप की जो डेफिशिएंसी वो दिखती ही नहीं है, क्योंकि उससे साकेत तो चलना ही था, वो आपसे नहीं चला था, वो चला था क्योंकि वहां पर फुटफॉल है, अगर चलाना था तो किसी ऐसी जगह जाते ना जहां पर फुटफॉल नहीं, ठीक है। हाँ पूछो कोई सवाल, क्वेश्चन, एनीवन, डन। फिर आता है लाइन एंड स्टाफ। बोथ द लाइन एंड फंक्शनल प्लान्स प्रूव इनएडिक्वेट इन ऑपरेशन, मतलब जो अभी तक आपने पढ़ा वो क्या है, इनएडिक्वेट, मतलब ये नहीं गलत है बट एडिक्वेट नहीं है शायद, क्योंकि एक जगह तो स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा है, एक जगह है ही नहीं, तो क्यों ना इन दोनों का एक बैलेंस बना दिया जाए जहां पर स्पेशलाइजेशन भी हो, चेंजेस होते भी रहते हो आपके। द लाइन सिस्टम कंसंट्रेट ऑन अथॉरिटी मच, लाइन सिस्टम अथॉरिटी पे कंसंट्रेट करता है जो पहले वाला था, एंड द स्टाफ एंड बट प्योरली फंक्शन प्लान आल्सो डिवाइड्स इट टू मच, वो अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ ज्यादा ही डिवाइड, जैसे देखा आपने लेस, पेप्सी, R&D वाला खाली R&D करेगा,
Under the organization, line is supplemented by staff. Under this organization, line is supplemented by the staff. That is, the staff refers to the officer who are not line managers but are more or less permanently detailed to special services or to the study of some phases of operation. Staff personnel thus acts as the advisory group adjacent to the line. ये बेसिकली प्रेजेंटली अगर आप कहोगे तो पेप्सी में ये चलता है, ठीक है। कैसे? जो मैंने आपको एक बात बताई कि HUL के अंदर रिसर्च का अलग है, साबुन का रिसर्च अलग है, शैम्पू रिसर्च अलग है, अदर प्रोडक्ट रिसर्च अलग है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था ना, नॉट अट्रैक्टिव सो मच, ठीक है। क्यों ना रिसर्च का एक ही डिपार्टमेंट बड़ा बना दिया जाए, सही है। बहुत सारे खर्चे बढ़ सकते हैं सर। अगर एक और स्टाफ एक हॉल बनाओगे आप जिसमें 10 बैठ रहे हैं, ऐसे 5 हॉल बनाओगे आप, कितने लोग बैठेंगे? 50। उन 5 ऑफिस के खर्चे पक्का 2 तो अटेंडेंट चाहिए वहां पर, स्टाफ छोटू टाइप, मशीन्स, कॉफी मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग रेंट, क्यों ना 5 के लिए 50 का एक ही हॉल ले लिया जाए। अटेंडेंट तो अभी भी 2 के 3 कर दोगे आप, या 4 कर दोगे, 10 तो नहीं करोगे पक्का। रेंट जो है वो एक ही हॉल में, बिजली का कनेक्शन एक ही हॉल में, काफी सारे खर्चे आपके, अलॉट थिंग। और शायद फिर 50 चाहिए भी नहीं, शायद फिर कम में भी काम हो सकता है आपका। So the pattern of organization came into being as a result of departmental manager having to investigate, think and plan, and at the same time perform the ordinary task of production and selling. Consequently, the work of investigation, research, recording, standardization, advising, that is, the work of experts, was wholly distinguished and separated from the routine process of manufacturing and selling. Thus, where arose a clear demarcation between thinking and doing. मतलब प्लान कोई और बनाता था, इम्प्लीमेंट कोई और करता था। थिंकर्स एंड लाइन बीइंग द डूअर्स। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इलस्ट्रेटेड बिलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सबसे ज्यादा ये चलता है, सबसे ज्यादा हेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके नीचे चीफ होते हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ये सारे आ गए, ठीक है। फिर आ गया आपका पर्सनल डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। देन फाइनेंस, रिसर्च, लीगल एंड ऑपरेशन। प्लांट मतलब फैक्ट्री डिपार्टमेंट। इनके नीचे इन सबके नीचे क्या है? फोरमैन मशीन शॉप, फोरमैन रिसीविंग शॉप, फोरमैन असेंबली शॉप। फैक्ट्री की बात हो रही है अभी, ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, इन तीनों के नीचे ऑपरेशन। तो बेसिकली ऊपर वाले डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं जो है, और नीचे वाले अपना काम कर रहे हैं। इनको हेल्प चाहिए जिस डिपार्टमेंट से इनको डेटा मिलता रहता है, बट इनको डायरेक्शन सब लोग नहीं देते, डायरेक्शन इनकी एक ही जगह से आती है। लाइन इसलिए नहीं जुड़ी हुई है बीच में बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड ऊपर रिसर्च डिपार्टमेंट से नहीं होते, ठीक है। बट अगर डेटा चाहिए इनको रिसर्च से तो इनको डेफिनेटली हेल्प मिलती है, और वो हेल्प किसके थ्रू मिलती है? इनको मिलती है चीफ एग्जीक्यूटिव के थ्रू, ठीक है। या जो इनका प्लांट मैनेजर अगर यहाँ है तो ये देगा इनको। अगर फाइनेंस मैनेजर को इनको सैलरी बांटनी है तो वो डील कर सकता है। रिसर्च डिपार्टमेंट को इनको कुछ बताना है तो वो हेल्प कर सकता है। क्लियर है? सवाल पूछो यहाँ तक कोई, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, कमांड 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 कह रहे हो? कमांड्स नो, कमांड सर, कमांड इनको डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेटर यहीं से जाता है। इनको इसको 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 अपॉइंटमेंट लेटर ये दे रहा है, दे आर रिपोर्टिंग टू देम। ऑल्सो ये जस्ट हेल्पिंग हैंड है, यहाँ पर हेल्पिंग हैंड है। ये लोग डायरेक्टली रिपोर्ट इसको करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव को। समझ आया? बट अगर इन द लूप अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हेल्प यहाँ पे मिल सकती है इसके थ्रू। मतलब फाइनेंस वाला इधर बताएगा और ये इधर आगे कर देगा। ये इनको कोई हेल्प चाहिए रिसर्च से रिलेटेड तो फाइनेंस को अपनी रिक्वायरमेंट, चीफ को अपनी रिक्वायरमेंट भेजेंगे और उस चीज पर रिसर्च करके वो उनको सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। चले पढ़ो इसको।
मेरिट क्या है इसके? सर आप स्पेशलाइज हो जाते हो इसमें, while you are doing one type of work only you becomes specialized. Stability and discipline organization are preserved, only specialized is added. स्टेबिलिटी वही रहती है, द स्पेशलाइजेशन ऐड हो गई है आपके। ध्यान से देखोगे तो लाइन वाली जो लाइन थी ऊपर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल वाला, उसकी ऊपर लिया हुआ है और फंक्शनल का नीचे का ले लिया इन्होंने सिंक्रोनाइज करके। ऊपर के वही ग्रैंडफादर, वन सन एंड देन डिपार्टमेंट्स बांटे हुए थे, वो तो हो गए आपके ग्रैंडफादर, बोर्ड एंड फादर इज योर चीफ। उसके नीचे 4 बेटे आ गए आपके, 4 डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके नीचे लेबर काम कर रही है, यही हो गया। लेबर आ गई कहां से? फंक्शनल से। उस लेबर पे हर कोई ध्यान दे रहा है और हर कोई ध्यान नहीं भी दे रहा है, बट उस लेबर को डायरेक्टली कोई भी नहीं बोलेगा। उसको बोलने के लिए पहले किसके पास जाओगे आप? फादर माने चीफ के पास। जो भी बात करनी है चीफ के थ्रू करोगे। तो एक और फायदा हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड भी आ गई इसके अंदर, प्लस सुपरविजन काफी लोगों का आ गया, ठीक है। और जो फंक्शनल का एक डीमेरिट था कि वर्क का स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा बांट रखा था, उन्होंने इसको कम कर दिया यहाँ पर। तो मेरिट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्योर ऑर्गेनाइजेशन, दस द एम एट ऑफ कंबाइनिंग द मेरिट ऑफ टू, दो के मेरिट यहाँ लिए जा रहे हैं, डीमेरिट हटाए दोनों के। स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिजर्व, ब्रिंग एक्सपर्ट नॉलेज। एक्सपर्ट कैसे आएगा? धीरे धीरे काम करते करते वो क्या बन जाएंगे? एक्सपर्ट बन जाएंगे उसमें। And provides for better placement and utilization of personnel, leads to more concentrated skills. Drawbacks क्या है? लास्ट वर्ड, पहले पॉइंट का लास्ट वर्ड समझाएगा आपको। फर्स्ट पॉइंट का लास्ट वर्ड, राइट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जेलिसी डेवलप ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 4 वो बेटे, 4 डिपार्टमेंट मिले, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस है, एक परचेज है, एक सेल्स है, 100 और एक मार्केटिंग। 100% मार्केटिंग वाले को रोड पे घूमना है, फाइनेंस वाला ऑफिस में बैठा है, सैलरी दोनों की एक है। एक में ऊपर की कमाई है, एक में नहीं है। जेलिसी का लेवल यहाँ भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें इसमें जेलिसी का लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि स्किल्ड स्टाफ अभी भी आपके ऊपर नहीं बैठा है। अभी भी आपने अपने अनस्किल्ड स्टाफ को स्किल दे रहे हो, आप स्पेशलाइजेशन दी है आपने, जो विद टाइम डेवलप होगी। तो जब तक मेरा लीडर स्पेशलाइज नहीं है, मैं कभी भी उसकी सुननी नहीं चाहता। कभी भी लीडर में अगर कैपेबिलिटी है तो मैं उसकी सुनना चाहूंगा ना। तो लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप ऑफन लीड टू न्यूमेरियस फ्रिक्शन एंड जेलिसीज। लाइन मैनेजर में डिपेंड टू मच ऑन स्टाफ एक्सपर्ट एंड दस लूज देयर जजमेंट एंड इनिशिएटिव। याद है ना, मैंने बताया था कि वो जाके बताएगा। चीफ की डायरेक्ट सुपरविजन नहीं है, उसने 4 अपने आदमी छोड़े हुए, और जहां कोई और आपके कानों को आके बताएगा तो आप डिपेंडेंट हो उस इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लेने के लिए। एंड देन ऑन द कॉन्ट्ररी द स्टाफ एक्सपर्ट रिमेन इनइफेक्टिव बिकॉज दे डू नॉट गेट इनटू अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट देयर रिकमेंडेशन। पर स्टाफ को तो इन 4 की सुननी, दे आर इनइफेक्टिव बिकॉज इनको क्या सोच रहे हो तुम हमारे बारे में हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ तुम फर्क पड़वा सकते हो ऊपर हमारी शिकायत करके। जो मैनेजर नहीं होते बीच में, जो बोल, जिनकी खुद के पास कोई पावर नहीं होती, जैसे वो बताते हैं जाके, सब चुगलखोर जिनको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, वो लोग आएंगे। तो ये वो मैनेजर है जिनके पास खुद के पास कोई पावर नहीं है, बेसिकली अपने बॉस को बताते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, इसको हटा दो आप, ये वो आदमी है। प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस, problem of choosing from among 3 types of organization discussed above is not of the selecting one, rather it is concerned with the determining the right balance among these 3। तीनों के बीच में बैलेंस बनाना इस प्रॉब्लम। लाइन स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन नो मैटर हाउ स्मॉल और सिंपल। लाइन सबसे बेस्ट किस में रहता है? छोटे में। बट लाइन तो सभी का पार्ट है, चाहे आप जो मर्जी करो। समझ आया मतलब? लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगा ही रहेगा ऑलवेज। आप सोच के देख लो, चाहे लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो तीनों में है। लाइन लाइन में है, लाइन मिक्स में है, और लाइन फंक्शन में भी है।
है ना. At the other extreme, functional organization with too much specialization, and between these two lies the staff line and staff organization. Clear? Next. $12 and next class. देखना मैम आ गए. चलो एक और करते हैं, इतने बाद में देखते हैं. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पहले नहीं पढ़ा ये. देखो, project organization is not a separate kind of organization like the line staff and function organization. It is rather a setup within the existing organization. जैसे आजकल क्या होता है, ऐसा बोलते हैं ना, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तुम, है ना. तो वो जो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, असाइन कर देते हैं आपको पूरा का पूरा काम, ये सारा काम तुम्हारा है. Existing organization for the purpose of completing a project or accomplishing assigned objective in the time and within cost and profit goals laid down by the management. In this connection, project organization is directed by the project manager responsible for the project goals. तो होता क्या बेसिकली, लाइन या लाइन स्टाफ या फंक्शन, लाइन फंक्शन या खाली फंक्शन, इन तीनों टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में से किसी भी एक में, एग्जांपल फंक्शनल में, फंक्शनल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट बना देते हैं हम, क्या कि ये प्रोजेक्ट है आपका. क्लियर? तो एक प्रोजेक्ट बना दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, एंड दैट इज बेसिकली द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कंप्लीट रीडिजाइनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, installing a new plant, like for example software development for client. तो पूरी कंपनी के अंदर आपके, जैसे होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम काम करते हैं, आप वंस यू विल क्वालिफाई, तो आपके पास आपके क्लाइंट्स के काम आएंगे. आपको एक फर्म जो है बहुत सारे काम कर रही होती है, उसमें से एक क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहता है कि सर हमारा कोर्ट में केस है, काफी एक लंबा केस है, तो आपको इसको देखना है. तो हम क्या करेंगे, हम कुछ स्पेशलाइज स्टाफ को 2 या 3 को बिठा देंगे और उनको कहेंगे कि ये आप दोनों, ये केस तुम्हारा है, इसकी हियरिंग इस दिन है, पूरे पेपर वर्क बनाओ इसका बैठ के, इसमें क्या हम जीतने के चांसेस है, हारने के क्या चांसेस है, तुम दोनों अलग से बैठ के इस पे काम करो और तुम कोई और काम नहीं करोगे. तो अब चाहे मेरा डिपार्टमेंट चाहे फंक्शनल काम कर रहा है या लाइन कर रहा है या लाइन फंक्शनल कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों अलग अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. क्लियर है ये? दिस इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इट इन्वॉल्व्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम मिडिल मैनेजमेंट रैंक. अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी मिडिल लेवल को उठा के आप क्या बना देते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेल प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव विद इन द सेम टाइम एक्सेट्रा. प्रोजेक्ट मैनेजर ऑपरेट्स अ टीम क्वालिफाइड पर्सनल, मतलब जो टीम सेपरेट कर दी गई उनका एक लीडर होगा और वो काम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो एक बार, रिजल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. चलो आज इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी फिनिश करेंगे और नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे.